नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएएस की परीक्षा में अब 1-2 दिन ही बचे हैं और 1-2 दिन बाद आरएएस की परीक्षा होगी। तो उसके लिए अब हमारा अंतिम समय आ गया है, जो हमारी तैयारी है उसको अंतिम रूप देने का। और इस अंतिम समय में हम अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, तो वो सारी बातें आज हम करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको 10 से लेके 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका नाम है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से ये कहना है कि इस क्लास को आप 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार तो देखिए, जिससे कि आपको सारे डाटा याद हो जाएंगे। देखिए, आर्थिक समीक्षा में डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम फास्टली इस आर्थिक समीक्षा के डाटा को पढ़ेंगे और फास्टली हम ये कोशिश करेंगे कि आप आधा घंटे में या 1 घंटे के अंदर अंदर इस आर्थिक समीक्षा को पूरी तरह से याद कर लें। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप इसको लगातार सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में लाभान्वित रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। देखिए, आर्थिक समीक्षा में सबसे पहले यदि हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी यानी जीएसडीपी जिसे हम बोलते हैं, वह कितनी है। तो इसको याद रखना, 7.99 करोड़। कितनी है? 7.99 करोड़। अगर हम बात करें तो 7,99,449 करोड़ स्थिर कीमतों पर जीडीपी है। अगर प्रचलित कीमतों की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर हमेशा ज़्यादा होती है। एक आइडिया तो ये याद रखेंगे। और प्रचलित कीमतों पर है लगभग दोगुनी, 14.13 करोड़ या 14,13,620 करोड़। तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी कितनी है? 7.99 करोड़। प्रचलित कीमतों पर जीडीपी कितनी है? प्रचलित कीमतों पर है 14.13 करोड़। अगर हम बात करें कि राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, राजस्थान की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है, तो स्थिर कीमतों पर है 8.19% और प्रचलित कीमतों पर है 16.04%। ध्यान दीजिए, प्रचलित कीमतों पर हमेशा जो मान है, संख्यात्मक मान है, वो ज़्यादा रहता है। स्थिर कीमतों पर 8.19% और प्रचलित कीमतों पर 16.04%, 16.04%। देखो, जो कीमत थी उसमें भी लगभग दोगुनी है और यहाँ भी वृद्धि भी क्या है, लगभग दोगुनी है। आगे टॉपिक पे बात करें, प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाएगी। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये है राजस्थान की। और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,56,149 रुपये, 1,56,149 रुपये। दोबारा सुनिए, स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये और प्रचलित कीमतों पर 1,56,149 रुपये, यानी 15,61,49, ऐसे याद रखेंगे, 15,61,49 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। आगे हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय जो वृद्धि दर है वह स्थिर कीमतों पर है लगभग 7% और प्रचलित कीमतों पर है लगभग 15%, यानी स्थिर कीमतों पर 6.94% और प्रचलित कीमतों पर 14.85%। कितना है? 14.85% प्रचलित कीमतों पर है। तो स्थिर कीमतों पर है 6.94%, लगभग 7% और प्रचलित कीमतों पर है 14.85%, यानी कि लगभग 15%। तो इस तरह से हम ये आंकड़े आपको याद रखने हैं और निश्चित रूप से इन आंकड़ों से क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे, तो एक भी आंकड़ा जो है वो आपको भूलना नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि इस पूरी क्लास को कम से कम 2 बार देखना है, 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको सारे आंकड़े रट जाएंगे। अगर हम बात करें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, देखिए, एनएनपी की बात करते हैं, एनडीपी की जब आप बात करते हैं तो एनडीपी जीडीपी में से मूल्य ह्रास को जब घटा दिया जाता है तो एनडीपी निकल के आती है। और एनडीपी का मान जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वह जीएसडीपी से हमेशा कम रहता है, क्योंकि मूल्य ह्रास को क्या उसमें से घटा देते हैं। स्थिर कीमतों पर 6,94,771 करोड़ रुपए, लगभग कह सकते हैं आप, मतलब ऐसे 6.94 करोड़। प्रचलित कीमतों पर 12,59,527 करोड़ रुपए, 12.59 करोड़। तो ये 6.94 करोड़ और ये 12.59 करोड़, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, ऐसे ही शुद्ध एनएसडीपी के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो वृद्धि दर जो है स्थिर कीमतों पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है
परसेंटेज के बारे में पूछी जाए तो स्थिर कीमतों पर है 8.11%। कितनी है? 8.11%। और प्रचलित कीमतों पर है 16.10%। देखिए ज़रा एक बार हम नज़र डालें तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो 8.19% और एनडीपी की बात करें तो 8.11%, यानी थोड़ी कम है। 8.11% लगभग उतनी ही है। 16.04% और प्रचलित कीमतों पर है 16.10%। ये थोड़ी ज़्यादा है, प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर ज़्यादा है 16.10%, लगभग ये भी क्या है? दोगुनी है। आगे हम बात करें कि जीडीपी में योगदान कितना है। देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि, द्वितीयक में आता है उद्योग और तृतीयक में आता है सेवा। अब इनका योगदान जीडीपी में कितना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना है, ये हम पढ़ेंगे। तो स्थिर कीमतों पर 28.50% और कृषि का है, और उद्योग का है 27.76% और सेवा का है 43.74%। अगर प्रचलित कीमतों की बात की जाए तो 28.95% प्रचलित कीमतों का पर कृषि का योगदान है और 27.31% उद्योगों का योगदान है और सेवा का है 43.74%। तो ध्यान दीजिए, सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर समान योगदान है, 43.74% सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है? द्वितीयक क्षेत्र का है, उद्योगों का। स्थिर कीमतों पर है 27.76% और जो प्रचलित कीमत है उसका कम मान है 27.31%। और कृषि का स्थिर कीमतों पर 28.50% है और प्रचलित कीमतों पर है 28.95%। ये आंकड़े आपको लगातार याद रखने हैं। सेवा क्षेत्र का दोनों ही कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर समान योगदान है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करें कि प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान किसका है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में पशुधन का योगदान है सबसे ज़्यादा, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान है, तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुधन, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सबसे ज़्यादा योगदान है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, WPI की बात करें, राजस्थान में WPI का आधार वर्ष कितना है? 1999 से 2000 है। कितना है? 1999 से 2000 है। इस WPI में 154 वस्तुएं आती हैं। इसको जारी कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसको जारी करता है और 1957 से इसे मासिक आधार पर क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। 1957 से मासिक आधार पर इसको जारी किया जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में 75 वस्तुएं हैं। द्वितीय क्षेत्र में देखिए जैसे 1 के आगे डिग्री बनी हुई है तो इसको प्राथमिक, 2 के आगे डिग्री है तो द्वितीय, ऐसे 3 से ऊपर डिग्री है तो तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र में 75 वस्तुएं, द्वितीय क्षेत्र में 69 वस्तुएं, तृतीय क्षेत्र में 10 वस्तुएं हैं। दोबारा सुनिए, प्राथमिक क्षेत्र में 75 वस्तुएं, द्वितीयक में 69 वस्तुएं और तृतीयक में 10 वस्तुएं। अगर इनका वेटेज देखा जाए, भारांकन देखा जाए, तो प्राथमिक क्षेत्र का भारांकन है WPI में 34%, द्वितीय क्षेत्र का भारांकन है 50%, तृतीयक का है 16%। तो सबसे ज़्यादा जो भारांकन है वो किसका है? द्वितीय क्षेत्र का है। हमें ये याद रखना है। WPI की बात करें तो 2022-23 में इसका जो मान है वो 385.45 है, जो 21-22 के मुकाबले 2022-23 में 6.12% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो 2022-23 में इसका मान कितना है? 385.45 और वृद्धि कितनी हुई है? 21-22 के मुकाबले 6.12% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे हम CPI की बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है। IW इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक, AW एग्रीकल्चर वर्कर, कृषि श्रमिक और RW रूरल लेबर, जो ग्रामीण जो वर्कर हैं, श्रमिक हैं वो, और RUC रूरल एंड अर्बन कंपोजिट, रूरल एंड अर्बन कंपोजिट। तो देखिए IW का जो आधार वर्ष है वह है 2016 और AL का आधार वर्ष है वह है 1986 से 87 और RL और RUC का जो आधार वर्ष है वह है 2012। तो इनका जो आधार वर्ष है हमें याद रखना है, IW का 2016 और AL का 1986-87 और RL और RUC का 2012। अगर हम बात करें CPI IW के बारे में, देखिए CPI IW भारत के 88 केंद्रों हेतु जारी किया जाता है। इसको जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला, राजस्थान के। इसमें 3 शहर शामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है। कौन कौन से हैं? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। कौन कौन है? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर।
सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो भीलवाड़ा की हुई है 6.92%। CPI IW के आधार पर सरकारी व प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? CPI IW के आधार पर जो महंगाई भत्ता है वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन दोनों को दिया जाता है। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें तो CPI IW और AL और RL को जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला, और CPI R&U को जारी करता है NSO नई दिल्ली, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली जारी करता है। CPI R&U को जारी कौन करता है? NSO नई दिल्ली, राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करें IIP के बारे में बात करें। IIP की फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इसे कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह है 2011-12। इसमें 3 समूह शामिल हैं, विद्युत, विनिर्माण, खनन। निर्माण इसमें शामिल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत, विनिर्माण और खनन इसमें शामिल है। इसको जारी कौन करता है? CSO जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मासिक आधार पर IIP को जारी करता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय IIP को जारी करता है। इसका आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। चलिए आगे हम बात करें सकल स्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियों की बात करें तो 2021-22 में जो थी वो राजस्थान की 3,40,844 करोड़ थी परिसंपत्तियाँ, और राज्य GDP का 28.47% हिस्सा ये रखती हैं। सर्वाधिक योगदान इसमें निजी क्षेत्र का है, 76.19% है। तो परिसंपत्तियों की जो संख्या थी वो 3,40,844 करोड़, राज्य GDP का 28.47% ये परसेंटेज रखती हैं, और सर्वाधिक योगदान निजी क्षेत्र का है, 76.19% इसमें सर्वाधिक योगदान निजी क्षेत्र का है। अगर हम राजस्थान में सड़क और रेल मार्ग की बात करें, देखिए 31 मार्च 2022 तक सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813.23 किलोमीटर। दोबारा सुनिए, 2,78,813.23 किलोमीटर सड़कों की लंबाई, और राजस्थान में सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व है। तो सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 6,019 किलोमीटर। कितनी है? 6,019 किलोमीटर। और रेल मार्ग भारत का 8.83% है। राजस्थान का रेल मार्ग भारत का कितना है? 8.83% हिस्सा रखता है, तो एक अच्छा खासा हिस्सा है इसका। दोस्तों आपको ये लगातार आंकड़े पढ़ने होंगे, जिससे तभी वो याद होंगे, एक बार में आसानी से याद नहीं होंगे। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। और मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको RS की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2022 तक अधिष्ठापित ऊर्जा जो क्षमता है राजस्थान की वह है 23,487.46 मेगावाट। 23,487.46 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है राजस्थान में। 2022-23 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन हुआ है 253.99 लाख मैट्रिक टन। कितना हुआ है? 253.99 लाख मैट्रिक टन। अगर हम खाद्यान्न उत्पाद की बात करें तो 2021-22 में 231.5 लाख मैट्रिक टन हुआ था। 2022-23 में हुआ है 254 लाख मैट्रिक टन, यानी वृद्धि कितनी हुई है? 9.71% की वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि खाद्यान्न उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.71% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे हम बात करें कि राज्य में 81 खनिजों का भंडार है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आपको 82 देखने को मिल सकता है, ये गलत है। राज्य में 81 खनिजों का भंडार है, जिसमें से 58 खनिजों का खनन किया जाता है, और राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। अगला है राजस्थान संपूर्ण भारत का 20% क्रूड ऑयल उत्पादित करता है। 2022-23 के अनुसार राजकोषीय जो राजस्थान का घाटा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, 3.96% है। दोबारा सुनिए, राजकोषीय घाटा कितना है? 3.96% 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा है। 2022 में कितने पर्यटक आए? 986.32 लाख पर्यटक आए टोटल, जिसमें देसी थे 983 लाख और 3.08 लाख जो कैसे थे? विदेशी पर्यटक थे। आगे हम बात करें, राजस्थान का SDG इंडेक्स कितना है? 3.0 है। 3.0 में जयपुर पहले स्थान पर है SDG इंडेक्स में, और 12 अंतिम स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको याद रखें। जयपुर पहले स्थान पर और 12 अंतिम स्थान पर।
कौन कौन से खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है? देखिए, सीसा, जस्ता, सोलेनाइट और बोलेस्टोनाइट। दोबारा सुनिए, सीसा, जस्ता, सोलेनाइट और बोलेस्टोनाइट खनिजों में राजस्थान का पूर्णतः एकाधिकार है। आगे हम पढ़ते हैं किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है? तो राजस्थान चांदी के उत्पादन में, कैल्साइट उत्पादन में, जिप्सम उत्पादन में और संगमरमर उत्पादन में पहले स्थान पर है। चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, संगमरमर के उत्पादन में पहले स्थान पर है। चांदी, कैल्साइट, जिप्सम, संगमरमर के उत्पादन में पहले स्थान पर है। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास कहाँ पर है? जयपुर में है और इसका कार्य है खान एवं भू विज्ञान विभाग का सुदृढ़ीकरण करना, खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण करना, खनिज व्यवसाय का विकास करना, यानी खनिजों का विकास करने का काम करता है राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। आगे हम बात करें तो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण द्वारा भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद, झुंझुनू, कितने? 4 जिले हैं। भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद, झुंझुनू 4 जिलों में लोहा व चूना पत्थर के अन्वेषण हेतु ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है। तो खनिजों की जो जांच है, खनिजों की जो परीक्षण के लिए जो ड्रिलिंग का कार्य हो रहा है वो 4 जिलों में हो रहा है। भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद और झुंझुनू में ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है। आगे हम बात करें जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, यह एक गैर लाभकारी निकाय है। खनन कार्यों के प्रभावित जिलों में खनन प्रभावित व्यक्तियों, क्षेत्रों के हित के लिए काम करता है और इसका गठन जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का जो नियम 2016 है, ये किसने बनाए हैं? राज्य सरकार ने बनाए हैं। 2016 के जो नियम है वो राज्य सरकार ने बनाए हैं और यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिलों में प्रधान या उप प्रधान खनिज रियासत धारकों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। कौन कौन सा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिलों में जो प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं या खनिज रियासत धारकों के जो योगदान है उनके माध्यम से ये वित्त पोषित है। आगे हम एमसेंड नीति के बारे में बात करते हैं। देखिए, एमसेंड नीति के बारे में यदि हम बात करें तो एमसेंड नीति 2020 में जारी की गई। इसकी अधिसूचना 25 जनवरी 2021 को जारी हुई। इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है एमसेंड को, जिसे बजरी बालू कहते हैं हमें। सरकारी निर्माण में 25% एमसेंड का उपयोग किया जाएगा और का यूज और आगे इसे 50% तक बढ़ाया जाएगा। इसको राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत लाभान्वित किया गया है। इसको RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोमोट स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत इसको लाभान्वित किया गया है एमसेंड नीति को, जिसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, यह राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको कि RSMML की स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 1974 को हुई। खनन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है। राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का ये क्या करती है? काम करती है। RSMML और सेल के बीच समझौता हुआ है, लंबे समय का समझौता है। सिलिका और लाइमस्टोन के लिए क्या हुआ है? ये समझौता हुआ है। सिलिका और लाइमस्टोन के लिए समझौता हुआ है। RSMML और सेल के बीच ये समझौता हुआ है। उदयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस के नियंत्रण में RSMML द्वारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर बनाए गए हैं, SBU एंड PC। कौन कौन से? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइमस्टोन और लिग्नाइट। ये रॉक फॉस्फेट का है झामरकोटा कोटा, जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर और लिग्नाइट जयपुर। दोबारा सुनिए, रॉक फॉस्फेट झामरकोटा कोटा, जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर, लिग्नाइट जयपुर। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करें कि अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा बड़ा उपभोक्ता है। भारत विश्व का 0.5% कच्चा तेल खपत कर रहा है और भारत कुल घरेलू उपभोग का 16% क्रूड ऑयल, मतलब जितना यूज भारत जो है घरेलू उपयोग में लेता है उसका 16% उत्पादित करता है। सिर्फ 84% क्या करता है? आयात करता है। यानी हम 16% उत्पादित कर रहे हैं, 84% हम बाहर से मंगा रहे हैं। राजस्थान भारत के क्रूड ऑयल का 20% उत्पादित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करता है। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र जो 40% उत्पादन करता है। सेकंड स्थान पर राजस्थान है
जो 20% उत्पादन करता है। प्रतिवर्ष क्रूड ऑयल का उत्पादन राजस्थान कितना करता है? भारत करता है 30 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन करता है, जिसमें राजस्थान करता है 6 मिलियन मैट्रिक टन, जो कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। आगे हम बात करते हैं पेट्रोलीफेरस बेसिन। पेट्रोलीफेरस बेसिन देखिए 14 जिलों में पेट्रोलीफेरस बेसिन है। एरिया है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर और 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है। बीकानेर, नागौर बेसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे, जिसमें कितने जिले आते हैं? 5। बीकानेर, नागौर बेसिन में 5 जिले, जैसलमेर बेसिन में 1 जिला, बाड़मेर सांचौर बेसिन में 2 जिले और विंध्य बेसिन में 6 जिले। पहला कौन सा है? बीकानेर नागौर बेसिन में 5 जिले, जैसलमेर बेसिन में 1 जिला, बाड़मेर सांचौर बेसिन में 2 जिले और विंध्य बेसिन में 6 जिले। सर्वाधिक तेल के कुएं कहाँ पर हैं? बाड़मेर सांचौर में हैं 38 तेल के कुएं। सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ से होता है? 182 मिलियन बैरल ऑयल का उत्पादन होता है। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर जो ऑयल का उत्पादन किया जाता है। देखिए जैसलमेर बेसिन और बाड़मेर सांचौर बेसिन का भंडारण व उत्पादन का कार्य 4 कंपनियां कर रही हैं, ऑल इंडिया लिमिटेड, केयर्न इंडिया, ONGC और फोकस एनर्जी लिमिटेड। ये भी पूछा जाएगा आपसे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, केयर्न इंडिया, ONGC, फोकस एनर्जी लिमिटेड ये उत्पादन और भंडारण का कार्य कर रही हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, इसको आप जरूर याद रखिए। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडार कहाँ पर है? गुड़ामलानी बाड़मेर में मिले हैं। राजस्थान का पहला व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा है? मंगला बाड़मेर है, जो 29 अगस्त 2009 से शुरू हुआ था। वर्तमान में राजस्थान के 14 क्षेत्रों से प्रतिदिन 98,000 से 1,02,000 बैरल खनिज तेल का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। कितने से? 14 क्षेत्रों से 98,000 से 1,02,000 बैरल खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। आगे हम बात करें राजस्थान में पंचपदरा रिफाइनरी में नवंबर 2022 का 56% कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें 23,057 करोड़ का व्यय जो हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वह गतिविधियां अभी भी चालू हैं। बाड़मेर तेल उत्पादन में राजस्थान में पहले स्थान पर है। जैसलमेर प्राकृतिक गैस में पहले स्थान पर है। बीकानेर कोयला जिप्सम उत्पादन में पहले स्थान पर है, कोयला और जिप्सम उत्पादन में। दुर्गा नामक तेल कुआं कहाँ पर है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। पूनम नामक तेल कुआं बीकानेर नागौर बेसिन में। दुर्गा बाड़मेर सांचौर में और पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में है। रागेश्वरी जो तेल एवं गैस कुएं हैं, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के हाल ही में विशाल भंडार मिले हैं। और जैसलमेर में जो जगह हैं सोनू और कनोई, यहाँ पर स्टील ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है। सोनू और कनोई यहाँ पर क्या पाया जाता है? स्टील ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बात करें तो रोहिली खंडेला सीकर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये आपसे पूछा जाएगा। श्रीगंगानगर नागौर बेसिन में पोटास के भंडार मिले हैं। तो रोहिली खंडेला सीकर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। श्रीगंगानगर नागौर बेसिन में पोटास के भंडार मिले हैं। धूलीखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा में लोहे की खान है। धूलीखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा में लोहे की खान की खोज की गई है। देवतलाई शाहपुरा में सोना व तांबा निकलता है। बागेवाला जैसलमेर में क्रूड ऑयल निकलता है। रूपाखेड़ा काला खूंटा बांसवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो दोबारा सुनिए, धूलीखेड़ा जीपिया भीलवाड़ा क्या है? लोहे की खान है। देवतलाई शाहपुरा में सोने व तांबा निकलता है। बागेवाला जैसलमेर में क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। रूपाखेड़ा काला खूंटा बांसवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। पचपदरा रिफाइनरी के बारे में यदि हम बात करें तो पचपदरा रिफाइनरी में हिस्सेदारी किस किस की है? HPCL की 74% है। 76 दे सकता है, 74 याद रखना। और राजस्थान सरकार की 26% है। इसका शुभारंभ कब किया गया? 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। इसकी कुल लागत कितनी है? 43,129 करोड़ है। देश की पहली रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण तैयार किया जाता है। ये कौन सी है? पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली, और इसकी जो वार्षिक क्षमता है वो 9 मिलियन टन और 2:1 इक्विटी ऋण का अनुपात है। 2:1 क्या है? इक्विटी ऋण का इसमें अनुपात है पचपदरा रिफाइनरी में। नवंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा जो है वो 23,487.46 मेगावाट है। कितनी है? 23,487.46 मेगावाट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? पुंगल बीकानेर में।
राजस्थान जो विद्युत उत्पादन है वो 810 मेगावाट का लगाएगा और कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट का लगाएगा। टोटल 2000 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाया जा रहा है। कहाँ पर? पुंगल बीकानेर में लगाया जा रहा है। गुरहा बीकानेर में 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की पहली इकाई लगाई जाएगी। कहाँ पर? गुरहा बीकानेर में 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की पहली इकाई लगाई जाएगी गुरहा बीकानेर में। दोस्तों लगातार इसको आप पढ़ते जाएंगे और एक दो बार इसको रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। आगे हम बात करें छबड़ा बारा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। 660 और 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं 2 इकाइयाँ लगेंगी। देखिए अगर हम छबड़ा बारा में बात करें तो पहले से ही छबड़ा बारा में 250 मेगावाट की 4 इकाइयाँ और 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ काम कर रही हैं। अगर हम बात करें टोटल तो 1000 मेगावाट और 1320 मेगावाट की 6 यूनिट, तो टोटल ऊर्जा जो क्षमता थी पहले से ही वो 2320 मेगावाट की क्षमता थी। लेकिन अब 2 यूनिट लगेंगी, तो 2 यूनिट लगने से जो क्षमता है 2 यूनिट लगने से क्षमता 1320 और बढ़ जाएगी, तो टोटल जो क्षमता हो जाएगी वो 3640 मेगावाट इसकी हो जाएगी। 12 वाली छबड़ा बारा वाला जो भूतापीय संयंत्र है वह 3640 मेगावाट क्या करेगा? बिजली का उत्पादन करेगा। आगे हम बात करें काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की 3rd यूनिट का निर्माण किया जाएगा और काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर कहाँ पर है? झालावाड़ में ये स्थित है। 600 × 2 1200 मेगावाट की यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। आगे हम बात करें तो राज्य में मार्च 2022 तक ऊर्जा की जो उपलब्धता है वह 9080.92 करोड़ यूनिट होगी और नवंबर 2022 तक राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 180.62 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 180.62 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या हो जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बात करें तो 43,965 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। 1.14 लाख ढाणियों का विद्युतीकरण हो चुका है और यदि हम बात करें तो 97.05 लाख ग्रामीण परिवार का भी विद्युतीकरण हो चुका है। तो ये आंकड़ा आप याद रखें। आंकड़ा है 43,965 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है, 1.14 लाख ढाणियों का विद्युतीकरण हो चुका है और 97.05 लाख ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको आंकड़े को याद रख सकते हो। अब हम दोस्तों कुसुम योजना के बारे में विचार करते हैं। देखिए कुसुम योजना की घोषणा बजट 2018-19 में हुई। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये कुसुम योजना संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? कुसुम योजना का किसानों के लिए सोलर पंप, सोलर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है। इस योजना के तहत भालौजी जयपुर में पहला सोलर पंप संयंत्र लगाया गया है और कुसुम कंपोनेंट सी के अंतर्गत सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की गई है कुसुम योजना के तहत। आगे हम बात करें मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना पूरी है। 17 जुलाई 2021 को यह शुरुआत की गई। सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1000 और प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये का इसमें क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। हर महीने किसानों को 1000 रुपये मिलेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के अधिष्ठापित क्षमता 142 गीगावाट है। 1,42,000 गीगावाट है, वो 42,000 मेगावाट है और दिसंबर 2022 तक जो ऊर्जा क्षमता है वह कितनी है? 13,531 मेगावाट है और वर्तमान में कितनी है? 17,000 मेगावाट है। तो बड़ी है, सौर ऊर्जा जो उत्पादन है हमारे राज्य में बड़ा है। राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा 18 दिसंबर 2019 को जारी हुई और इसी दिन 18 दिसंबर 2019 को पवन ऊर्जा नीति को भी क्या किया गया? जारी किया गया। अब हम बात करते हैं भड़ला सोलर पार्क में। भड़ला सोलर पार्क के बारे में बात करते हैं। देखिए भड़ला सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा है, फलौदी जोधपुर में है। अब ये फलौदी स्वयं एक जिला बन चुका है। इसकी कुल क्षमता है 2245 मेगावाट। इसके 4 चरण हैं निर्माण के। 4 चरण कौन से हैं? पहला चरण 65 मेगावाट RSPDC, दूसरा है दूसरा है 680 मेगावाट RSPDC के द्वारा लगाया गया है। तीसरा 1000 मेगावाट IL&FS एनर्जी कंपनी के द्वारा
और चौथी जो इकाई है 500 मेगावाट वो मारेल कंपनी के द्वारा। तो देखिए ऊपर की राजस्थान की सरकारी एजेंसी के द्वारा और जो नीचे दो हैं जो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। हम बात करते हैं नवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन राजस्थान में कौन कौन से सोलर पार्क हैं। देखिए राजस्थान में जो सोलर पार्क है वह है फलौदी पोखरण में सोलर पार्क 750 मेगावाट का बन रहा है। फतेहगढ़ फेज 1 से 8 1500 मेगावाट का बन रहा है। नौख में 925 मेगावाट का और पुंगल में 1450 मेगावाट का। देखिए फलौदी पोखरण सोलर पार्क एसएल ऊर्जा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और फतेहगढ़ जैसलमेर में है, ये मेसर्स अडानी के द्वारा बनाया जा रहा है। नौख वाला फलौदी में है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और जिसको हम RSPDC कह रहे हैं, RSPDC कह रहे हैं, RSPDC ऊपर भी हमने यही नाम लिख रखा है। और पुंगल बीकानेर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है जो नवीकरणीय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन है। आगे हम बात करते हैं तो 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति को लाया गया। पवन और हाइब्रिड नीति जारी की गई। राजस्थान की पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है? 127 गीगावाट है। वर्तमान में राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 4442 मेगावाट है और दिसंबर 2022 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 11 संचालित हैं और 2 बंद हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान की ऊर्जा क्षमता में योगदान कितना है? सबसे ज़्यादा योगदान है तापीय ऊर्जा का, जिसमें कोयला और प्राकृतिक गैस से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। और गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा, बायोगैस, और परंपरागत के अंतर्गत आते हैं पन बिजली। क्या आते हैं? पन बिजली। तो परंपरागत जो होता है वो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय, जिसमें डीजल, कोयला, पेट्रोल भी आते हैं। और गैर परंपरागत नवीकरणीय सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है और बायोगैस भी आता है। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल एजेंसी कौन कौन सी है? RRECL राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है। 9 अगस्त 2002 से ये क्या कर रही है? काम कर रही है। इससे पहले रीडा थी, 1985 में इसकी स्थापना की गई और RSPCL थी, 1995 में इसकी स्थापना की गई। इन दोनों को मिलाकर RRECL का निर्माण किया गया, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्माण किया गया, जो 9 अगस्त 2002 से संचालित है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। कौन कौन सा? कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। सबसे ज़्यादा योगदान जो प्राथमिक क्षेत्र का है वह है पशुपालन का है, फिर फसलों का है, फिर वानिकी का है, फिर आता है आपका मत्स्य पालन का। सबसे कम योगदान है मत्स्य पालन का, सबसे ज़्यादा है पशुपालन का। कृषि का स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वह है 28.50%। कितना है? 28.50% स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान है। प्रचलित मूल्यों पर खरीफ एवं रबी फसलों का कितना योगदान है? देखिए रबी फसल के अंतर्गत आती हैं सरसों, गेहूं, चना। तो रबी फसल की अगर पूछी जाए तो केवल रबी की पूछें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सरसों का। खरीफ में पूछा जाए तो बाजरा और मूंगफली, सबसे ज़्यादा योगदान है बाजरा का। और अगर दोनों को मिला के पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सरसों का है GDP में। तो आप इसको याद रख सकते हो। राजस्थान राज्य सकल मूल्य उत्पाद क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों पर सबसे ज़्यादा आय किससे होती है? दूध से होती है। और वह किसमें होती है? 82%। किससे होती है? 82% होती है दूध से। अब कृषि के बारे में हम बात करेंगे तो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित शब्द याद रखना, क्षेत्रफल कितना है? 2021 में 342.89 लाख हेक्टेयर था। इसमें से 179.48 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल था, 52.34%। इसमें से 32.27 लाख हेक्टेयर 10.87% बंजर भूमि है और इसमें से 27.72 लाख हेक्टेयर 8.08% वानिकी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन आंकड़ों को आप याद रखेंगे, आपको यह परीक्षाओं में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेगा। आगे हम बात करें दोस्तों तो भू उपयोग सांख्यिकी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार ऊसर भूमि कितनी है? कृषि आयोग की ऊसर भूमि
का योगदान कितना है? 6.91% है, लगभग 7% योगदान है ऊसर भूमि का। और ऊसर भूमि कृषि अयोग्य भूमि को कहते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में 2010-11 में भूमि जोतों की औसत संख्या 68.88 लाख थी, जो 2015-16 में बढ़कर कितनी हो गई? 76.55 लाख हो गई। और कितनी बढ़ी है ये? टोटल 11.14% ये जो कृषि भूमि में जोतों की संख्या है वो बढ़ गई है, 11.14%। 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टेयर और 15-16 में जोतों का हो गया 208.73 लाख हेक्टेयर। तो कमी कितनी हुई है बताइए? 1.24 लाख की क्या हुई है? कमी हुई है। क्षेत्रफल में क्या हुई है? कमी हुई है। और जोतों की संख्या में 11.14% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो 2010-11 में भूमि जोतों का औसत आकार था 3.07 हेक्टेयर और 15-16 में 2.73 हेक्टेयर था। तो 11.7% की इसमें क्या हुई है? कमी हुई है औसत आकार में। राजस्थान का 2.73 हेक्टेयर ज़्यादा है जो जोतों का औसत आकार है, और भारत का कितना है? 1.08 हेक्टेयर है। भारत से क्या है? हमेशा राजस्थान का जो जोतों का आकार है वो क्या है? ज़्यादा है, 1.08 हेक्टेयर से। आगे हम बात करें सीमांत जोत। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत जोत कहा जाता है, जिसका योगदान क्या है? 40.12% है, सर्वाधिक योगदान। लघु जोत कहा जाता है 1 से 2 हेक्टेयर को, जिसका योगदान है 21.90%। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर 18.50%। मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर 14.79%। और बड़े आकार की जोत सबसे कम होती हैं, और 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े आकार की जो जोत हैं उनका योगदान है, केवल कम योगदान है 4.69%। तो इस तरह से हम इन आंकड़ों को याद रख सकते हैं। आइए हम बात करें, आगे की बात करें तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांत 17.79%, लघु 10.50%, अर्ध मध्यम 5.67%। जोतों के क्षेत्रफल में क्या हुई है? ये वृद्धि हुई है। बड़े आकार व मध्यम आकार की जोतों में क्रमशः 13.20% और 0.27% क्षेत्रफल की क्या हुई है? कमी हुई है। तो छोटों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और बड़ों में क्या हुई है? क्या हुई है? हमेशा कमी हुई है। 2010-11 में महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी 5.46 लाख, 2015-16 में हो गई 7.75 लाख। 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल था 1330 लाख हेक्टेयर और 2015-16 में हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर। जो महिला जोतों की क्षेत्रफल में क्या हुई है? वृद्धि हुई। 2010-11 के मुकाबले 2015-16 में सभी आकार की महिला जोतों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो किसके आकार की? सभी प्रकार की जो हैं, सभी आकार की जितनी भी महिला जोतें हैं उन सब में वृद्धि हुई है। तो महिलाओं की कृषि में क्या हुई है? सहभागिता बढ़ी है। आगे हम बात करें तो राज्य में मानसून पहुंचने की जो सामान्य तिथि है वह कितनी है? 15 जून है। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर तक 2022 तक वास्तविक वर्षा कितनी हुई है? 594.20 mm हुई है। वर्ष 2022 में सामान्य वर्षा 430.80 mm की अपेक्षा लगभग 38% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले औसत वर्षा जो थी वो कितनी थी? 430.80 mm थी। आगे हम बात करें राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 253.99 लाख मीट्रिक टन हुआ है। कितना हुआ है? 253.99 लाख मीट्रिक टन। 2021-22 के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में 9.71% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और यदि हम बात करें 2022-23 में अनाज का उत्पादन हुआ है 206.57 लाख मीट्रिक टन और दलहन का उत्पादन हुआ है 47.42 लाख मीट्रिक टन रहा है। 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में तिलहन के उत्पादन में खाद्यान्न में तिलहन नहीं आता है, ये याद रखें, के उत्पादन में 2.82% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। तो इस तरह से इन आंकड़ों को भी याद रखा जा सकता है। आगे हम बात करें दोस्तों 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में खाद्यान्न में कौन आता है? अनाज व दाल और कपास के उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तिलहन और गन्ना के उत्पादन में क्या हुई है? राजस्थान में कमी हुई है। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तिल और गन्ना के उत्पादन में कमी हुई है। रबी की तिलहन फसल कौन सी होती है? अलसी। और खरीफ की जो फसल है वो कौन सी हैं? सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली खरीफ की तिलहन फसलें हैं।
अब योजना के बारे में बात करते हैं, थीम के बारे में। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो थीम थी वह थी स्वस्थ धरा खेतरा, स्वस्थ धरा खेतरा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो थीम थी प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल। ठीक, तो वन ड्रॉप मोर क्रॉप, क्या है, वन ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी थीम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो थीम है वह है एक राष्ट्र एक योजना, तो वन नेशन वन स्कीम। राजीव गांधी कृषक साथी योजना की थीम क्या है, कृषि विपणन, क्या है, कृषि विपणन। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में बात करें, इसकी घोषणा बजट 2021-22 में हुई। योजना की वित्त राशि 5,000 करोड़ से 7,500 करोड़ कर दी गई है और इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने में 11 मिशन बनाए गए और योजना का लाभ लेने वाले किसानों की आयु कितनी है, 15 से 70 वर्ष के मध्य है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, बार बार इसको अभी भी रिवाइज कर लें। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की शुरुआत 2000 में हुई। ये कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ, 1993 में, सेवर भरतपुर में है। और यदि हम बात करें तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान 1993 में शुरू हुई, ये बीचवाल बीकानेर में है। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र 1978 में शुरू हुआ, ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ पर है ये, बीकानेर में। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल है सोयाबीन, मूंगफली और अरंडी। अलसी खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है, यह रबी की तिलहन फसल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का ग्वार में देश उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान है, तो सबसे ज़्यादा ग्वार उत्पादन राजस्थान में होता है और 84.60% इसका क्या है, योगदान है। 84.60% इसका क्या है, योगदान है। राजस्थान का कौन कौन सी फसलों में प्रथम स्थान है, देखिए, बाजरा, सरसों एवं राई, ग्वार, कुल तिलहन और पोषक अनाज। बाजरा, सरसों एवं राई, ग्वार, कुल तिलहन एवं पोषक अनाज में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। आगे हम बात करें तो दूसरा स्थान किस में है, मूंगफली में और कुल दलहन में, कुल दालों में और मूंगफली में दूसरा स्थान है। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का और दूसरा, और दालों में पहला स्थान एमपी का है। तीसरा स्थान किसमें है, चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान का क्या है, तीसरा स्थान है। राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं, कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 10 कृषि जलवायु केंद्र हैं राजस्थान में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो 1C, फर्स्ट C, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र। सर्वाधिक उपजाऊ कृषि जलवायु प्रदेश है 3rd B, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह है 4B, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। अब हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो घोषणा है 2015-16 में हुई बजट में, और 1 जुलाई 2015 से शुरू हुआ। यह वित्त पोषित केंद्र व राज्य सरकार का 60/40 इसका है। 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंधन योजना का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किया गया है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कितने जिलों को शामिल किया गया है, 24 जिलों को शामिल किया गया है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 24 जिलों को शामिल किया गया है। आगे हम बात करें, सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से हुई थी। और माही सुगंधा चावल की फसल है। माही धवल, माही कंचन, मेगा प्रपात ये मक्का की फसल है। माही सुगंधा, चावल में सुगंध आती है तो चावल की फसल है। धवल, कंचन, मेगा प्रपात ये मक्का की फसल है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, बाड़मेर है। लेकिन बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, अलवर में होता है। कहाँ पे होता है, अलवर में बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करें, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 10 कृषि जलवायु खंडों में संचालित की जा रही है। यह है 0 बजट नेचुरल फार्मिंग पर आधारित। आंध्र प्रदेश पैटर्न पर 15 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में संचालित है, 15 जिलों में संचालित है, जिसका उद्देश्य कृषि आदानों में
आत्मनिर्भरता, लागत में कमी और जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना है, रासायनिक उर्वरकों को पीछे छोड़ना है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई। कब हुई? 1978 में हुई। राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत हुई। इसका उद्देश्य है बीजों का उत्पादन करना, भंडारण व संरक्षण करना। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा 2012-19 का क्रियान्वयन 10 कृषि जलवायु खंडों के 20 क्लस्टर में होगा, जिसका उद्देश्य सिंचित जल कुशलता का उपयोग करना है। सिंचित जल का कुशल उपयोग करना है। आगे हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, नेशनल हाईवे 10,1618 किलोमीटर हैं, स्टेट हाईवे 17,237 किलोमीटर हैं और जिला सड़कें हैं 13,270 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें सबसे लंबी हैं 1,86,762 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। सितंबर 2022 तक सड़कों से जुड़े गांव कितने हैं? 38,239 सड़कों से जुड़े हुए गाँव हैं। 89.39% जो राजस्थान के गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 वित्त पोषित है एशियन डेवलपमेंट। निवेश आ जाए तो एशियन डेवलपमेंट करना है, निवेश आ जाए तो क्या करना है? एशियन डेवलपमेंट, और विकास आ जाए तो वर्ल्ड बैंक करना है। तो वह W से बन जाएगा विकास और W से बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वह से विकास बन जाता है और वह से बन जाएगा विश्व बैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में कुल लंबाई है 374 किलोमीटर। कितनी है? 374 किलोमीटर। संगरिया सांचौर संथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 637 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की 571 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 38% हिस्सा इसका राजस्थान में स्थित है। RSRTDC की स्थापना राजस्थान में 1 अक्टूबर 1964 को हुई। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 5 वर्ष के लिए प्रभावी हुई और कब से? 1 सितंबर 1922 से। इसकी अधिसूचना कब हुई? 31 अगस्त 2022 को इसकी अधिसूचना आई। भारत का रेल मार्ग राजस्थान में कितना है? 8.83% है राजस्थान में। इसको हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं। आगे हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है? प्रचलित मूल्यों पर द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 27.31%। कितना है? 27.31% द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। GDP में सबसे कम योगदान है। प्रचलित मूल्यों पर अगर द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विनिर्माण का, फिर निर्माण का, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का, खनन एवं उत्पादन का सबसे कम योगदान है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण का है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण का है। इसको हम याद रख सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कौन कौन आते हैं? विनिर्माण, खनन और विद्युत आते हैं, निर्माण नहीं आता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान MSME नीति 2022 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसका उद्देश्य सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना है, निवेश को प्रोत्साहन देना है, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। आगे दोस्तों हम बात करें 1 जुलाई 2022 निवेश के आधार पर 1 करोड़ तक का निवेश सूक्ष्म निवेश, 1 से 10 करोड़ तक का निवेश लघु के अंतर्गत आता है और 10 से 50 करोड़ का निवेश जो है मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है। अगर कारोबार के आधार पर उद्योग की परिभाषा पूछी जाए तो 5 करोड़ तक का जो उद्योग है वो सूक्ष्म उद्योग, 5 से 50 है तो लघु उद्योग और 50 से 250 करोड़ का है तो मध्यम उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। MSME मंत्रालय द्वारा उद्यम पंजीयन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2020 को हुई। राजस्थान फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉरपोरेशन एक्ट, यानी इसका जो राजस्थान में अधिनियम कब आया? 17 जुलाई 2019 को इसका राजस्थान में लागू हो चुका था। आगे हम बात करें राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो इंजीनियरिंग की जो मटेरियल्स हैं, वस्तुएं हैं, वह सबसे ज़्यादा निर्यात होती हैं राजस्थान से। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात कितना हुआ है? 71,999 करोड़ का हुआ है। कितना हुआ है? 71,999 करोड़ का। राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन, देखिए समन्वय परिषद का गठन 25 अक्टूबर 2019 को हुआ है। 25 अक्टूबर 2019 को। और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद समन्वय का तो 25 अक्टूबर 2019 और संवर्धन का उसके बाद 8 नवंबर 2019 को हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मिशन निर्यातक बनों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई है 29 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। यह राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संचालित है। इसका लक्ष्य है 22,731 नवीन निर्यातक बनाना है। 5 दिसंबर 2022 को इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। आगे हम बात करें तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, 8 उपकेंद्र हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार जो योजना है वो 11 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 को 8 सितंबर 2022 को ये इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? गैर कृषि कार्यों के विकास में SC/ST वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना और 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराना, और इसके तहत 1000 उद्यमियों को क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं RIPS के बारे में बात करते हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को लागू किया गया, 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया। 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों का 15% वार्षिक वृद्धि से वार्षिक दर से क्या होगा? विकास होगा। राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को आई। सबसे पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1978 को आई। तो नवीनतम 1 जुलाई 2019 को, सबसे पहली 1978 को। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुआ। इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, और इसका उद्देश्य राज्य में विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में नए उद्योग लगाना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, और इसका उद्देश्य है राजस्थान राज्य में विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में नए उद्योग लगाना। आगे हम बात करें श्रीगंगानगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? गम पाउडर है। चित्तौड़ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? ग्रेनाइट व मार्बल है। 2023 में GI टैग कितने हो गए? 21 हो गए। पहले कितने थे? 16 थे। अब 5 को GI टैग मिला है। पिछवाइयाँ नाथद्वारा, राजसमंद की, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तगिरी उदयपुर और कशीदाकारी बीकानेर। और जो 5वां है वह है उस्ताकला बीकानेर को GI टैग दिया गया है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई है? तो 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना क्या हुई है? शुरू हुई है 13 जुलाई 2022 से। आगे हम बात करते हैं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बारे में, औद्योगिक गलियारा के बारे में बात करते हैं। इसकी कुल लंबाई है 1504 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 571 किलोमीटर। 38% इसका हिस्सा है। और DMIC के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। और आगे हम यदि बात करें तो DMIC के 5 जोन हैं। राजस्थान में 2 इन्वेस्टमेंट जोन है, 3 इंडस्ट्रियल जोन है। 2 इन्वेस्टमेंट और 3 इंडस्ट्रियल जोन। रूडा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्य का काम करती है, जिसकी फुल फॉर्म है रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1995 में। सेमफैक्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन व युवा उद्यमिता योजना 2013 में RFC द्वारा क्या की जा रही है? संचालित की जा रही है। राजसिको राजस्थान में स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की शुरुआत 3 जून 1961 को हुई। कब हुई? 3 जून 1961 को। रिको द्वारा 4 फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क चलाए जा रहे हैं। कहाँ पर? गंगानगर, कोटा, जोधपुर, अलवर। दोबारा सुनिए, गंगानगर, कोटा, जोधपुर, अलवर। और BIP राजस्थान में निवेश के लिए नोडल एजेंसी है। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को सीतापुरा, जयपुर में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से संपूर्ण आर्थिक समीक्षा को याद किया है। इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपको सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। और आपको परीक्षा में 10 से 12, 13, 14, 15 तक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो RS परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।